हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय स्कॉलर। सो अगर आप गेट केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन गाइड ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था केमिकल काइनेटिक्स के जो कंसेप्ट हैं, बेसिकली कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। सेम इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। आपको यहाँ से एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से मिनिमम एक क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन पूछा गया तो उससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। और पीरियडिसिटी से हर साल एक क्वेश्चन मैंडेटरी आता ही आता है, तो लगभग 3 मार्क्स। और ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, तो ये चैप्टर बहुत आसान है इसलिए क्योंकि इससे ही सारा कॉन्सेप्ट डिराइव होता है। तो ये चैप्टर आपको समझना भी इम्पॉर्टेंट है। तो 3 मार्क्स आप आराम से, ये जो छोटा चैप्टर है बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, 3 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, गेट जैसे कि मैंने बताया, गेट हमेशा सिलेबस में स्टिक करके रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस में मेंशन कुछ और है और पूछा कुछ गया कुछ और है। तो जैसे आप देखेंगे, ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिलेबस, ये है आपका पीरियोडिसिटी का सिलेबस, मतलब पीरियोडिक टेबल का सिलेबस। अब इसमें आप देखेंगे जो जो टर्मिनोलॉजी मेंशन हुआ है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे प्लैंक क्वांटम थ्योरी बचपन से आप लोग जानते हैं, पढ़ते आते हैं 11-12 में। उसके बाद वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम एंड आयन, हून-शुल पाउलिंग एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है आप अगर थोड़ा बहुत कर लेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल। ये मैं बताऊंगा, पीरियोडिक टेबल से गारंटीड एक क्वेश्चन आएगा, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर वो स्किप कर दे, पर पीरियोडिसिटी से 1 नंबर का क्वेश्चन MCQ टाइप वो पूछा जाएगा, ये गारंटी है। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड पूछ ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पूछ ले, एटॉमिक साइज रिलेटेड ट्रेंड पूछ ले। सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे 4 ही टॉपिक है, एक है आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एटॉमिक साइज से बहुत कॉमन सा चीज़ है। तो बेसिकली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आपको हाईलाइट करके मैं दे रहा हूँ। इसको थोड़ा अच्छे से आप, ये जो मैंने नीचे लिखा हूँ इससे थोड़ा देख लेना, तो कंसेप्ट आई होप क्लियर हो जाएगा। और पढ़ने के लिए आप NCERT को ही फॉलो कीजिए, और नहीं तो वन शॉट बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो नीट लेवल का है, एडवांस में इनका भी नहीं करना पड़ेगा। नीट लेवल का वन शॉट वीडियो यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो काइंडली आप उससे जाके देख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फार्मूलाज हाईलाइट करके रखे हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं। 1-2 एडिशनल मैंने डाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। उस तरह का कॉन्सेप्ट बना तो नहीं है पर इंपॉर्टेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में। जैसे पहला चीज़ है, देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब यहाँ से प्लैंक्स इक्वेशन E=AC/λ, जब आप माइक्रोस्कोपी भी रिलेटेड भी देखेंगे, जैसे लैम्डा इंक्रीज़ होगा तो एनर्जी घट जाएगा, है ना। इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये जो फंडामेंटल से चीज़ें हैं ये तो बहुत बेसिक हैं। उसके बाद आता है रादरफोर्ड। अब यहाँ से रादरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यहाँ से एक चुटकू सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ से ये एटॉमिक रेडियस, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से एटॉमिक रेडियस से क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। डायरेक्ट आपको पूछ लेगा कि भाई बताओ ये जो एटॉमिक नंबर है उसके बेसिस के ऊपर, एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर आपका जो रेडियस है वो डिटरमाइन करने के लिए बोला जाता है। तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं। R0 का वैल्यू भी दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको खाली ये एटॉमिक नंबर याद करके मतलब निकाल भी सकते हैं आराम से, पता होता है जनरली, बहुत छोटे छोटे आइटम्स का ही पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ बोर एटॉमिक मॉडल। फिर पॉज करके फार्मूलाज नोट डाउन कर लेना, रिलेटेड कंसेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप लोग, मैं कोशिश करूँगा बताने का, पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। बोर्स इक्वेशन mvr=nh/2 और ये 3 पोस्टुलेट जैसे कि आप जानते हैं, ये एटॉमिक एंगुलर जो मोमेंटम है इससे ही ये जो mvr=nh/2, कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आई बात उसके बाद जो जो पॉइंट्स हैं, जैसे बोर रेडियस 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम में आता है। तो एज इट इज़ आपको जेड का वैल्यू दे दिया जाएगा या पता करने के लिए बोला जाएगा, जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम हीलियम के लिए। तो उसके बाद जैसे वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है एनर्जी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन से। तो एक्सपेक्टेड है बोर्स रेडियस से क्वेश्चन पूछ ले, एक्सपेक्टेड है वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछ ले।
सिंपल बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलेशन आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो हाइड्रोजन अगर होगा तो जेड इजकल टू 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी अगर निकालने के लिए बोले जैसे थर्ड ऑर्बिट के लिए एन इजकल टू 3 रख देंगे आप, तो आंसर आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगा के 2 नंबर फोकट का सवाल है +2 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये ऑलरेडी पूछ चुका है, ये पूछने का प्रोबेबिलिटी है, और इसके साथ ये बोर्स रेडियस पूछने का प्रोबेबिलिटी है। सो काइंडली इसको नोट कर लीजिए, ये काम में आएगा आपका। उसके बाद फॉलोड बाई पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का एक रेशियो है -2:1 टोटल एनर्जी है -1, दैट इज 2:1 रेशियो टोटल एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे लीमैन सीरीज़, बामर सीरीज़, ये तो सब लोग जानते हैं। 1/λ RH 1/n1 स्क्वायर -1/n2 इंटू जेड स्क्वायर, और जेड है ये है आपका एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम, जेड इजिकल टू 1, और ईडवेक कांस्टेंट सबका वैल्यू दे के रखता है। कुछ करना ही नहीं है आपको, खाली वैल्यूज पुट करना है। ये मैं बताऊंगा, ये भी आप होल्ड पे रखिए, होल्ड में इन द सेंस ये भी थोड़ा कोशिश कीजिए रखने का, क्योंकि रिलेटेड कंसेप्ट बोर्ड के बाद यही आता है जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है नीट लेवल के क्वेश्चंस में, और एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आता है गेट में जनरली। फॉलोड बाई उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था, और ये अच्छा कंसेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही कहीं ना कहीं आता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, वो है ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो हम जब रीअरेंज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इजकल टू एच न्यू माइनस, ये है आपका वर्क फंक्शन। मैंने सब कुछ डिटेल में यहाँ पे बता दिया, समझाने की कोशिश भी किया है, देख सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ अ मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड बाई हुई वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी स्टॉप। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टॉप करने के लिए मिनिमम जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, नाम से ही आपको पता चल रहा है। और ये जो इक्वेशन है वर्क फंक्शन के साथ काइनेटिक एनर्जी और एच न्यू, मतलब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और फंक्शन ये रहा, और एनर्जी जो चाहिए आपको एच न्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ अ वर्क फंक्शन। अब ये इक्वेशन जो है यहीं से सब कुछ आप रीअरेंज करके निकाल सकते हैं आराम से। तो आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए। जैसे क्या क्या अभी तक मैंने बताया कि ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता नहीं होगा तो एक बार पॉज करके आप जरूर से जरूर नोट डाउन कर लेना। फॉलोड बाई मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एडिशनल नहीं बताया, और बाकी जो है वो करना ही करना है, ये भी बिल्कुल जितना लिखा है उतना सफिशिएंट है। फॉलोड बाई डी ब्रॉगली रिलेशन, ये भी बहुत कॉमन सा चीज़ है। थोड़ा सा हम अगर रीअरेंज करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको ही रीअरेंज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इजकल टू हाफ एम बी स्क्वायर, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो लैम्डा को हम लैम्डा इजकल टू एच बाई एम भी, इसको ही हम अगर रीअरेंज करेंगे तो काइंड ऑफ 2 KEM ऐसे रीअरेंज करके ही क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, हम आपको दिखाते हैं अभी। तो डी ब्रॉगली रिलेशन हो गया। उसके बाद आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट से सवाल पूछा जा सकता है। ये आप MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाने का प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसी का ऑल्टरनेट करके करके हम पोजीशन एंड वेलोसिटी और एनर्जी एंड टाइम, ये दो को रीअरेंज करके लिख सकते हैं। सेम चीज़ डेल्टा एक्स ये पोजीशन और मोमेंटम, एम डेल्टा एक्स डेल्टा वी, तो ये हो गया पोजीशन एंड वेलोसिटी, और ये हो गया एनर्जी एंड टाइम का। सेम है, MSQ में पूछा जाने वाला बहुत अच्छा सवाल है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही इक्वेशन देके 2-3 मॉडिफिकेशन टाइप ऑफ पूछ लेगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कुछ याद ऐसा ही कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है रेडियल नोड, एंगुलर नोड एंड टोटल नोड पूछा गया है, ऑलरेडी सवाल है कि भाई बताओ रेडियल नोड क्या होगा जब सपोज n का वैल्यू कोई अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट में पूछा गया, सब सेल बता देगा, जैसे 4s में बताइए या 3s में क्या होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका डायरेक्ट एक लाइन जस्ट करना है, आपको n का वैल्यू भी पता होगा, l का भी पता होगा, और आपको क्या करना है यहाँ पे पुट करके रेडियल नोड पूछा जाएगा तो रेडियल नोड, और अगर एंगुलर नोड पूछा गया तो l विल बी द एंगुलर नोड, और टोटल नोड ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। रेडियल नोड हो गया n-l-1 और एंगुलर नोड हो गया l, बस। उसके बाद आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में सब लोग जानते हैं ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर l इजल टू n-1, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इजल टू 12+1। इससे भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं बताऊंगा। ये भी एक छोटा सा
आप एक रिकैप जैसे कर लीजिए तो आपके लिए आसान रहेगा। अजीमुथल प्रिंसिपल एंड स्पिन क्वांटम नंबर S=S+1 h/2 और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया तो बोर मैग्नेटॉन में आएगा, एंगुलर मोमेंट पूछा गया तो h/2 में आएगा। एल का वैल्यू आपको पता होगा तो यहाँ से निकाल पाएंगे आप। और लास्ट में जो मेंशन्ड है हून्स रूल और पाउलीज एक्सक्लूजन और अबाउट प्रिंसिपल, ये भी बहुत कॉमन सा चीज़ है। जैसे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, पाउलीज एक्सक्लूजन से, नो टू इलेक्ट्रॉन इन द एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब जैसे आप इलेक्ट्रॉन फील करते हैं 1s2s 2p 3s 3p, ऐसे आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे 4a। तो जब इलेक्ट्रॉन फील करते हैं बेसिकली 5s 5p 5d 5s, जब इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो ऐसे आप करते करते 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 2s2 2p6, तो ऐसे करके करके 3s1। सो ऐसे करके करके ये जो पार्ट है अबाउट प्रिंसिपल और हून्स रूल, ये कॉमनली आ जाता है। इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है। कभी कभी डेफिनेशन वाइज थोड़ा बहुत ऐसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वायलेटिंग पाउलीज एक्सक्लूजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वायलेटिंग हून्स रूल। सो बहुत फंडामेंटल चीज़ें पहले आपको एक एक करके भरना पड़ेगा। तो एक बार पॉज करके प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। और एटॉमिक स्ट्रक्चर से बस इतना ही है और कुछ नहीं करना है। जैसे आप देखेंगे इससे पूरा सिलेबस भी कवर हो गया, पाउलीज एक्सक्लूजन, हून्स रूल और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटम एंड आयन, ये काम में आएगा पीरियडिसिटी में। पीरियडिक टेबल को जो ट्रेंड है उसको करने के लिए आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका आइडिया बहुत अच्छे से होना पड़ेगा कि कैसे लिखते हैं एटम और आयन्स के लिए। इसलिए काम आता है आपका ये पाउलीज एक्सक्लूजन एंड अबाउट प्रिंसिपल। बहुत फंडामेंटल चीज़ है, कुछ करना नहीं अलग से, जो आप जानते हैं ऑलरेडी उसको नोट डाउन करके। और जो फार्मूलाज मैंने बताया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उतना फार्मूला काफ़ी है। थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट सवाल नहीं आता फिजिकल केमिस्ट्री से। सो चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं पीरियडिसिटी से। बेसिकली पीरियडिक टेबल है। अब यहाँ पे दो थोड़ा मोड़ा जो एक्सेप्शन है मैंने भी उसको यहाँ पे लिख दिया है। पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, काइंडली आप एक एक करके देखिए। पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या है। पहला चीज़ है आयनिक रेडियस। बहुत कॉमन सा चीज़ है कि जैसे हो गया ये फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, क्या है? कुछ नहीं है। जब साइज बढ़ता है आयनिक रेडियस बढ़ेगा। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियस ऑफ हॉफनियम, जार्कोनियम एंड नायाबियम एंड टेंटेनम आर ऑलमोस्ट इक्वल, बिकॉज ये जो आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके वजह से क्या होता है, जो इनका जो आयनिक रेडियस है वो लगभग सेम होता है। और दूसरा एक चीज़ है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ये दूसरा है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये जो ट्रांजिशन मेटल आयन्स हैं जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, एल्यूमिनियम का जो आपका आयनिक रेडियाई है वो छोटा होता है इन कंपेयर टू गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये जो एल्यूमिनियम बड़ा होता है सॉरी गैलियम से। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है ये लगता है, ये एक एक्सेप्शन है। तो ये ट्रेंड ज़रूर से ज़रूर आप देखिए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए ये भी बहुत सारे जगह पूछा गया है। जैसे आप देख सकते हैं आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगा जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। सेम चीज़ एल्यूमिनियम 3+, मतलब अंदर आपका जो प्रोटॉन नंबर है दैट इज़ 13 और बाहर 10 है। तो अंदर आपका 13 और बाहर है 10, तो 13 लोग 10 लोगों को खींच रहा है। सेम क्यों नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा? तो बेसिकली एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, ये उल्टा होना चाहिए। पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक नंबर ये 10 इलेक्ट्रॉन है 7 प्रोटॉन है, 7 लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं। तो बेसिकली रिपल्सन ज़्यादा होगा, मतलब साइज बड़ा होगा। रिपल्सन में साइज बड़ा होगा तो खींच नहीं पाएगा। यहाँ पे जैसे 13 लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं, यहाँ पे 7 लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं N3- के लिए। सो दैट्स वाई इसका साइज ज़्यादा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आप सपोज़ ये देखिए ट्रेंड वाइज थोड़ा समझिए। जैसे यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल के लिए। जैसे आप जानते हैं कोई भी ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड है तो वो स्टेबल होता है, फुल्ली फील्ड भी स्टेबल होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड से तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे फ्लोरीन 2p5 और आपका जैसे नाइट्रोजन, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ये 2p3, मतलब p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो ये हाफ फील्ड का केस है। तो ये अगर हाफ फील्ड का केस है, ये जो नाइट्रोजन ये हाफ फील्ड का केस है।
ये हाफ फील्ड का अगर केस है तो आप देख सकते हैं ये जो आपका ट्रेंड है कैसे दिख रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये हाफ फील्ड का केस है। फॉलोड बाई जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है साइज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। जब साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन जो न्यूक्लियस है और जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि साइज बड़ा है। तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं आउटर सेल से, आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं आउटर सेल से। एक्सेप्शन कुछ कुछ यहाँ पे हैं, जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम का दोनों का सेम होता है, और हॉफनियम और जार्कोनियम में 5D ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये हॉफनियम का ज़्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक ट्रेंड मैंने भी बताया है, जैसे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि दीज आर ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस दोनों में हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल। एंड ऑफ कोर्स जो आपका इनर्ट गैस है दे आर फुल फील्ड। आप देख सकते हैं आर्गन और नियॉन, they have the highest ionization energy, so because they are inert. And one more important thing that is of beryllium and boron, आप देख सकते हैं 2s2 2p1, ये 2s2 ऑफ कोर्स ये 2s फिल हो गया और 2p1 आराम से आप निकाल सकते हैं, इसलिए बेरिलियम का ज़्यादा है। पर्टिकुलरली क्या होना चाहिए, जब आप साइज इंक्रीज़ करेंगे तो कम होना चाहिए बेरिलियम, बोरॉन। आप यहाँ पे देख सकते हैं बोरॉन का घटा है ना। सो बेसिकली ये कंसेप्ट है जो काम में आएगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोला जाता है। यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट करके लिख दिया है क्या क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये मैं नीचे आपको डिस्कस कर दूंगा। तो पहले यही डिस्कस कर लेते हैं क्या आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जैसे देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है आपका, इस न्यूक्लियस के ऊपर जब आउटर सेल में सपोज ये 1 n=1, ये 2, ये 3 है, सो ये जो थर्ड है, थर्ड का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस, ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पर फर्स्ट और सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में रिपल्सन करेंगे। सो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करता है, तो इसको बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसका वैल्यू सिग्मा हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली। और ये जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, मतलब जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कितना फोर्स है, नेट फोर्स जिसको बोला जाता है। आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, मतलब 100 रुपये आपका इनकम है, तो एक्सपेंडिचर सपोज 10 रुपये का, तो जो नेट इनकम हुआ आपका, नेट प्रॉफिट मान सकते हैं 90, सो आपको माइनस करना पड़ेगा। सेम इसी तरह हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस किया, तभी आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिला है यहाँ पे। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट SPDF, क्योंकि एस सामने होता है तो इसका ज़्यादा होता है, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल का नीचे जाएंगे तो कांस्टेंट रहता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लगेगा, आप देखेंगे जो एक्सेप्शनल चीज़ है उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। सेम कंसेप्ट ऑफ फुलफिल एंड हाफ फिल। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल और आइसोलेटेड गैसियस एटम बेसिकली। तो जैसे आप देखेंगे ये जो नाइट्रोजन है इसके पास ऑलरेडी, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास ऑलरेडी 2p3 है, मतलब p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 2 3, ये हाफ फील्ड है। अब इसको अब अगर इलेक्ट्रॉन आप देना चाहेंगे, जब आप इफ़ यू वांट टू ऐड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा, इसका जो स्टेबिलिटी है वो घट जाएगा। सो ये नहीं चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन ले, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एंडोथर्मिक हो जाएगा, यू हैव टू ऐड एनर्जी, ये एनर्जी ऐड करके तभी आप नाइट्रोजन को माइनस कर पाएंगे, एन माइनस कर पाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। जैसे इनर्ट गैस तो ऑलरेडी फुल है, तो उसको नेगेटिव करना है, उसको और इलेक्ट्रॉन देना है तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा। जो एक्सेप्शनल चीज़ है जो बार बार पूछा जाता है वो है ये क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसमें एक बहुत फंडामेंटल सा चीज़ लगता है कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। अब साइज़ छोटा होने की वजह से जब आप इलेक्ट्रॉन 2p5 में डालेंगे 6 करने के लिए, ये जो 2p5 है ये छोटा होता है बेसिकली 3p से, फ्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज क्या होगा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, तो स्टेरिक रिपल्सन एक होगा। इसलिए ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले से मैंने हाईलाइट करके रखा है। क्लोरीन फ्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन एज इट इज़ आप याद रख सकते हैं, कुछ अलग से करना नहीं है। और जो ट्रेंड है ये
ये जो ट्रेंड मैंने मेंशन किया है उसका कारण भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, देख सकते हैं आप। और जो आपका ये सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सेम सेम सल्फर का क्यों कम होगा, कार्बन का क्यों कम होगा, कार्बन का क्यों ज़्यादा होगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंडिंग अपॉन दैट मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं नियॉन का सबसे कम है, क्योंकि ये चाहता ही नहीं है। नाइट्रोजन का उसके बाद आता है, मतलब बेरिलियम उसका है, बेरिलियम 2s2 होता है, इसलिए क्या होता है, इसको ऑलरेडी 2s है जो फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, सो इसका और चांस नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। सो अगर आप इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे यू हैव टू पुट एनर्जी, सो दैट विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर, और ये एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होगा। नेक्स्ट और क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। अब ये है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ने आपका ये यूनिट लेस है यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी का यूनिट आएगा डिपेंडिंग अपॉन, जैसे आप अगर इस पीरियड में जाएंगे इस तरफ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, साइज बढ़ता है एटॉमिक साइज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, ठीक है। साइज बढ़ेगा जब पीरियड में जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो जैसे फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और जब इस तरफ जाएंगे साइज छोटा होगा एंड योर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं क्या क्या है। जैसे परसेंटेज ऑफ बेस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ बेस कैरेक्टर मतलब हाइब्रिडाइजेशन से पूछा जा सकता है कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कम होगा। जैसे जो sp है उसका परसेंटेज बेस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। +7 मतलब ऑलरेडी भूखा है, बैठा हुआ है, इसका सब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो बेसिकली इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। सेम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ के से एक रिलेशन मैंने यहाँ पे बताया, जैसे HF, HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसका जो बॉन्ड एनर्जी है देखिए, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है ये छोटा है, और ये जो HF है इसमें फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है ये अपने तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो ये पोलर बन जाएगा। और बॉन्ड एनर्जी बिकॉज ड्यू टू दिस अट्रैक्शन ऑफ फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, और जो बॉन्ड एनर्जी जिसका ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रिएक्टिविटी कम है। सेम जो पोलैरिटी है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा, पोलैरिटी बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर इन बॉन्ड इंक्रीजेस, ठीक है। ये कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट हैं, एक्सेप्शन यहीं पे मैंने सब कुछ नोट डाउन कर दिया है। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए बहुत अच्छे से, कैसे करते हैं। और ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड भी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया है आप देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर यूनिट के लिए, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, देख सकते हैं इंक्रीज़ हो रहा है सीक्वेंशियली, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब और एक चीज़ जो आता है दैट इज़ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसका इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है, जैसे N3- एल्यूमिनियम 3 मैंने ऊपर भी दिखाया, इसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होगा तो साइज डिक्रीज़ होगा। सेम जैसे कंसेप्ट मैंने बताया कि 13 लोगों को 10 लोग खींच रहे हैं, तो बिल्कुल साइज छोटा होगा, देखिए साइज घट रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। सेम जैसे आयोडीन -I और I+, सेम आपका जो एटम है उसमें, तो साइज डिक्रीज, ये सब इंक्रीज़ होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होगा, ठीक है। एक बार करके देखेंगे तो आराम से आ जाएगा। ट्रेंड याद रखना है, थोड़ा बहुत कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या क्या पूछा गया देखिए। पहला क्वेश्चन 2024 में ये 1 नंबर का सवाल था, यहाँ पे पूछा गया था द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द सेल n=2। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2n², सो 2 × n=2 बोला है, 2² 2 × 4 = 8। कहाँ से लिया मैंने, बहुत कॉमन सा चीज़ है ये, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 8 18 18 32 32, जब प्रीडिक्टेबल थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया है, आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पे
जैसे द कैपेसिटी ऑफ ईच सेल इज गिवन बाय द फार्मूला 2 × n²। तो अगर n=1 है, n=2 है बेसिकली, तो n=2 है तो क्या, तो 2 × n²। सो पीरियोडिक टेबल का जो पहला कुछ कॉन्सेप्ट है उसमें आप देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रह पाएंगे, तो 2 8 18 18 32 32। ये जो सीक्वेंस है ये सब लोग को जनरली आता है, तो अलग से कुछ नहीं है, कुछ करना भी नहीं है यहाँ पे। तो पीरियड 1 में कितना रहेगा, दो एलिमेंट रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सेम 2 8 18 18 32 32 जो पीरियडिक टेबल वाला कंसेप्ट है उसी से जो आपका सब सेल, जैसे 1s में कितने एलिमेंट हैं, n=1 अगर करेंगे 2 × 1² मतलब 2 है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 था, और यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके पास भी जैसे हाइड्रोजन के पास H1 था, हीलियम के पास 2 था, क्योंकि इसका जो n था दैट इज़ 1। अगर n 2 करेंगे उसमें क्या होगा, चार हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कहाँ से शुरू होता है, तो जैसे देख सकते हैं आप 4 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम यहाँ से काउंट होगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड, बहुत फिजिक्स चीज़ है, 2 × n²। आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत फंडामेंटल सा क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इसका आइडिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें मिलता है। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो KLMN है ना, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, KLMN। n= जब 1 होगा तो K होगा, n= जब 2 होगा तो L होगा, 3n ऐसे करके। सो n इज़ ग्रेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज़ ग्रेटर। सो जब आप ये न्यूक्लियस के आसपास रहेंगे तो सामने K रहेगा, उसके बाद आपका L रहेगा। तो ऐसे KL M ऐसे करके आप सिक्वेंशियली लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं बेसिकली। उसी के बारे में पूछा गया था, बहुत आसान से सवाल है, 2 नंबर का। उसके बाद पूछा गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट भी कर दिया है, आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है, जब आप सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, तो इसका वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, देख सकते हैं। सल्फर का सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाई फास्फोरस, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं एक बार सेम डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, तो ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। ठीक है, बहुत आसान है। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम 3+ हिसाब से रहता है, AlCl3 है ना, AlCl3। तो देखेंगे AlCl3, तो एल्यूमिनियम +3 रहता है ज़्यादातर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ट्रेंड है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत अच्छा सा सवाल 2023 में पूछा था, जैसे मैंने बताया आपका हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखेंगे आप, जो आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी है आपका थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए ये हाफ फील्ड मैंने बोला, ये 2p3 है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन का। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट इसी से आता है कि जो स्टेबल ऑर्बिटल है, जो स्टेबल ऑर्बिटल है हाफ फील्ड का है। सो 2p3 इस स्टेबल हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो नाइट्रोजन का फ्लोरीन के बाद होगा। तो आप ट्रेंड वाइज देखेंगे, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा आपका ऑक्सीजन, उसके बाद आएगा आपका कार्बन। सो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन, फ्लोरीन के बाद आता है नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन का कम होगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। दूसरा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसमें क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप जब जो फर्स्ट आयनाइजेशन की क्लोरीन, जब डाउन द ग्रुप क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये सिलिकॉन, फास्फोरस, मतलब लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो ये क्या होता है, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है इंक्रीज़ होता है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो आप इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव। और उसके साथ साथ ये जो ट्रेंड है ये भी थोड़ा बहुत देखिए, आप देख सकते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में डिफरेंस और फास्फोरस, सल्फर में डिफरेंस है। यहाँ पे उसी के बारे में ट्रेंड पूछा था कि बताओ ट्रेंड क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होगा,
उसके बाद होगा आपका 10.48 फॉस्फोरस का, क्यों, ये भी नाइट्रोजन की तरह 2p, यहाँ पे देख सकते हैं 3p3, यहाँ पे 2p3 था, ये 3p3 है। तो उसके बाद आएगा आपका फॉस्फोरस, क्लोरीन फॉस्फोरस, तो कहाँ गया क्लोरीन, कहाँ गया फ्लोरीन, उसके बाद फॉस्फोरस, तो सल्फर कम होगा, तो सिलिकॉन का सबसे कम, क्योंकि ये 3p1 है, ये जो पहले ये आयनाइज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा आसानी से, बहुत कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है देखिए, जो बेरिलियम और बोरॉन में पेनिट्रेशन इफेक्ट करके जो एक चीज़ है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इस ऑर्बिटल से आपको एज इस सबसेल इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो आयनाइज करने के लिए आपको जो एनर्जी देना पड़ेगा वो बेरिलियम को ज़्यादा देना पड़ेगा रादर देन बोरॉन, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आयन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इस जो है न्यूक्लियस के करीब होता है ज़्यादातर। और यहाँ पे और एक ट्रेंड होता है लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन में, इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मैंने मेंशन ऑलरेडी कर दिया। एल्यूमिनियम और गैलियम और इंडियम में गैलियम का कम होता है जनरली, गैलियम का ज़्यादा होता है। एंड फॉलोड बाय आपका यहाँ पे भी थोड़ा एक ट्रेंड है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, आर्सेनिक एंटीमोटी जर्मेनियम, SnPb में लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो ट्रेंड थोड़ा इधर उधर होता है। जो जर्मेनियम है तो उसका ज़्यादा होता है और Pb का ज़्यादा होता है बेसिकली। सो ये कुछ कुछ टॉपिक मैंने मेंशन यहाँ पे किया है, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ट्रेंड लगभग सेम रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना पड़ेगा, 1:2:2 2p3 1:2:2। जैसे आप 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे 1s, इसलिए 1s 2s 2p, जो आउटबाउ प्रिंसिपल है वो लगाएंगे, 2s 2p 3s 3p और 3d, और 4s 4p 4d 4f, तो 3p 4s ऐसे करके हम फिलअप करते जनरली। सेम उसी तरह मैंने किया है। सो जो आयनाइजेशन एनर्जी उसका ट्रेंड पूछा गया 2023 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है। अब दूसरा चीज़ पूछा गया था कि रेडियल नोट, जैसे मैंने बताया रेडियल नोट 2023 में भी पूछा गया था। रेडियल नोट का क्या फॉर्मूला है, n-l-1। पहले तो आप ये लिख लीजिए, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो गलती किया था और मैंने जो सही ऑप्शन है ये भी आप देखिए थोड़ा। द नंबर ऑफ रेडियल नोट फॉर द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ U3 आयन्स, मतलब एटॉमिक नंबर 92 है, ये यूरेनियम है, और यूरेनियम का आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, दैट इज़ 5f3 6d1 7s2। अब 3 आयन बताया, मतलब ये जो आउटर सेल है इससे आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, उसके बाद जो आयन बनता है ये U+3, ये जो आयन बनता है उसमें 5f3 तक ही रहेगा, क्योंकि जो वैलेंस ऑर्बिटल पूछा गया है, आपको लगेगा यार वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा ले हम। सो क्वेश्चन पूरा पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा गया है U+3 आयन, मतलब 90 यूरेनियम +3, तो इसका इलेक्ट्रॉन टोटल होगा 90, तो इस हिसाब से जो बाहर के सारे जो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। सो वैलेंस ऑर्बिटल होगा 5f3। अब इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने 7s2 को ले लिया है, जस्ट कर पढ़ के कि वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ आयन नहीं पढ़ा था, मैंने यूरेनियम लिया था 92, तो यूरेनियम के हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7s होगा, जब यहाँ पे आयन नहीं दिया जाएगा, बेसिकली यूरेनियम के लिए पूछा जाएगा। तो आंसर होगा 6, पर आंसर 6 नहीं होगा, क्यों यहाँ पूछा गया यूरेनियम +3 आयन। सो इसके लिए पेनल्टीमेंट मतलब वैलेंस सेल होगा F, तो F के लिए sp_df 3 होगा आपका L का वैल्यू। तो 3 का वैल्यू मैंने L का वैल्यू मैंने 3 रखा, -1 5 - 3 - 1, तो आंसर आ जाएगा 1, तो इसका आंसर होगा 1। तो रेडियल नोट का आपको जो थोड़ा एक बेसिक सा चीज फार्मूला याद रखना है, n-l-1, और एंगुलर नोड का जो एंगुलर नोड यहाँ पे अगर पूछा गया होगा तो एंगुलर नोड होगा आपका L का वैल्यू, तो L का वैल्यू था आपका 3। तो टोटल अगर करेंगे n-l-1 प्लस L, तो L ओमिट हो जाएगा, सो n-1 टोटल जो नोड होगा दैट विल बी n-1, सो 5 - 1 4, सो टोटल नोड का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 4। और एंगुलर जो नोड होगा, एंगुलर नोड का वैल्यू होगा 3, रेडियल नोड का वैल्यू होगा 1। ये गलत है, क्योंकि ये मैंने ये 7s2 का निकाल दिया है, तो ये 5f का होगा। सो उसके हिसाब से मैंने निकाला एंगुलर नोड और टोटल नोड। ये पूछ लिया, 2 नंबर का सवाल भी बन सकता है, 1 नंबर का था 2 नंबर का सवाल भी बन सकता है। नेक्स्ट
यहाँ पे फिर से ट्रेंड मैंने बता दिया आपको कि भाई ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे बोला सेकेंड आयनाइजेशन, अब ये सोचिए थोड़ा, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है हर एक का, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16। फटाफट आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। अब बताया गया है विच हैज़ द लिस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो पहले आपको इन सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। तो देखिए जब मैंने यहाँ पे 3p1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा फिर, तब ये 3p1 नहीं रहेगा, 3s2, इसका भी सिलिकॉन +1 हो जाएगा, 3s2 लास्ट 3p3, नहीं मैंने गलती किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना, तो ये आप इसको मिटा दीजिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 3p1, यहाँ पे हो जाएगा 3p2, ये हो गया 3p3, है ना, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब फिर से क्या चीज़, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड आर स्टेबल, अब देखिए हाफ फील्ड कहाँ हो रहा है, ये हाफ फील्ड हो गया सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। यहाँ से दूसरा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा IE2 होगा, दैट वुड बी हायर, किसके रिगार्डिंग में, बाकी के कंटेक्स्ट में। देखिए 3p1, 3p2 और 3p3, इन तीनों में से बताया गया है सेकेंड लीस्ट सबसे कम किसका होगा। सबसे ज़्यादा पूछा गया तो यहाँ पे एनोमली क्रिएट हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी होगा, तब थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ये मतलब सब लीस्ट पूछा गया है, मतलब सब ज़्यादा नहीं पूछा है, लीस्ट। अब देखिए सिलिकॉन जो है ये अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, मतलब Si2+ हो जाए, तो इसका फुल्ली स्टेबल 3s2 ऑर्बिटल, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, तो ये Si2+ पे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा रैदर देन Si+। सो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सेम मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। आपको क्या ध्यान रखना है, हाफ फील्ड करना है कैसे भी करके, और फुल्ली स्टेबल फील्ड दोनों में करना है। तो आप जैसे देख सकते सल्फ़र का जब आप निकाल देंगे तो ये देखिए हाफ फील्ड हो गया, मोर स्टेबल हो जाएगा, और ये ऑलरेडी हाफ फील्ड था, ये आयनाइज करने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ये फॉस्फोरस को नाइट्रोजन जैसा था ना 3p3, और 3p2 करना है तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। उसके हिसाब से सिलिकॉन जो है इसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा ऑलरेडी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका कम होगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या है मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया है, इसको थोड़ा और देखते हैं क्या होता है। देखिए पूछा गया है 16 मिलीवाट मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट्स 4 × 10⁻16 फोटोन इन 1 सेकेंड। When the light incidents on metal strip, photoelectrons are emitted। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। सब कुछ दे दिया है, थोड़ा आपको दिमाग से लॉजिकली खेलना पड़ेगा आपको। देखिए पहला चीज़ मैंने क्या किया, तो बताया गया कि 4 × 10⁻16 फोटोन्स पर सेकेंड रिलीज हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 × 10⁻16 फोटोन इन 1 सेकेंड, और ये 16 मिलीवाट आपका जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये रिलीज़ करता है। सो यहाँ पे पता है इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होगा, सो काइंड ऑफ एनर्जी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में आएगा, उसके बाद ही आप इसका वेवलेंथ लैम्डा निकाल पाएंगे। सो एक फोटोन के कंटेक्स्ट में कितना आपका वाट है, दैट इज़ 4 × 10⁻16 फोटोन के लिए 16 × 10⁻³ इसको मैंने वाट में कर लिया है। सो 1 फोटोन के लिए डिवाइड कर दिया, तो 4 × 10⁻वाट एक फोटोन का एनर्जी हो गया। सो 4 × 10⁻, जो वाट है दैट इज जूल पर सेकेंड को वाट बोला जाता है, तो जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो आइंस्टाइन जो इक्वेशंस हैं उसको मैंने यूज़ किया। काइनेटिक एनर्जी ½ माइनस ½ इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ इज इक्वल टू hν माइनस वर्क फंक्शन। अब यहाँ पे वर्क फंक्शन दे के रखा है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया है, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। प्रॉब्लम थोड़ा बहुत करेंगे, मैं कोशिश करूँगा और प्रॉब्लम कराने का। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 वोल्ट इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज,
सो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 इंटू 1.6 इंटू माइनस 19 और वोल्ट 1 वोल्ट इंटू 1, सो बेसिकली 1.6 इंटू माइनस 19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आपका एनर्जी हो जाएगा, आपको जूल में कन्वर्ट करना है। तो सेम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू माइनस 19 जूल, इस वही वैल्यू मैंने पुट किया है यहाँ पे वर्क फंक्शन। तो ये आंसर आ गया 8.8 इंटू माइनस 19, 4 माइनस 3.2.8। अब ये काइनेटिक एनर्जी था, ये काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 1 फोटोन का एनर्जी निकाला, उसके बाद मैंने फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है उसमें वर्क फंक्शन में मैंने वैल्यू जो था वो पुट किया, काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाला। अब यहाँ से थोड़ा बहुत फंडा चालू होता है। हम लोग सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब ये भी जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। सो हाफ mv², तो mv² इज इक्वल टू 2ke, यहीं पे सेम चीज़ मैंने किया। तो mv² इज इक्वल टू 2ke, तो हमें क्या करना है, m² v² 2ke, दोनों तरफ हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो mv हो गया √2ke_m, mv इज इक्वल टू √2ke_m। अब हमने उस चीज़ को क्या किया, ये जो mv का वैल्यू है वहाँ पे पुट कर दिया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है जूल पर सेकेंड, यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए 6.626। तो टोटल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा लगभग आएगा 8.76 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और राउंड अप करेंगे तो 8.8, राउंड अप टू 1 डेसिमल बताया, तो 8.8 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सा चीज़ है पर इम्पॉर्टेंट है। क्या किया मैंने, पहले हमने निकाला एक फोटोन का क्या एनर्जी है, बताया ना, इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, तो वेवलेंथ एक एक करके निकालेंगे आप। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और यहाँ से हमने निकाले लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, प्लैंक्स इक्वेशन, प्लैंक्स कांस्टेंट जो h इज इक्वल टू वैल्यू दे के रखा है। सो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ये यहाँ पे आके मैं भी अटक गया था कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको जूल में कैसे, जो वर्क फंक्शन है इसका वैल्यू कहाँ से आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो जूल का कन्वर्सन है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जानकारी रहना चाहिए, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो है बोला, बोर जो एटॉमिक मॉडल से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एनर्जी से, जैसे मैंने बताया यहाँ पर थर्ड एक्साइटेड स्टेट का निकालना है। सो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, फार्मूला -13.6 z²/n²। अब z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन, हीलियम होता तो 2 होता, तो -13.6/9 1.51 एंगस्ट्रॉम मैंने ऑलरेडी कर दिया है, कुछ है नहीं। अब खाली पॉज करके बस देख लीजिए, काफ़ी है आपके लिए, बस 13.6/z²/n²। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, रेडियस का 0.529 z²/n, तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर रेडियस इज टू 0.59 z²/n, एक बार क्रॉस चेक के लिए एंगस्ट्रॉम में आएगा। वेलोसिटी पूछा जा सकता है, रेडियस वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट हुआ ना अभी, तो आप थोड़ा अगर दिमाग लगाएं कि भाई क्या पूछ सकता है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है, रेडियस और वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट मैंने बता दिया। और उसके बाद 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यहाँ पे पूछा गया था एजीमुथल क्वांटम नंबर एल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ d(z²) ऑर्बिटल ऑफ ए कॉपर एटम। तो पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कॉपर का जो है थोड़ा ट्रिकी इसलिए है कि कॉपर 3d10 4s1 होता है, 4s2 3d, मतलब 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 4s1 3d10, ये यहाँ पे पहले अब देखिए 4s2 को फिल करेंगे, है ना, उसके बाद आता है 3d10, मतलब 3d उसके बाद आता है। तो 4s1 इसलिए आया क्योंकि इनर ऑर्बिटल है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये 3d10 करता है जनरली, तो उसके बाद 4s1 आता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, गलती से आप अगर थोड़ा बहुत देखेंगे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली कॉपर एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता है जनरली, तो वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा n-1, l इज इक्वल टू n-1, तो l इज इक्वल टू अगर n-1 है तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और बताया गया तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। एजीमुथल क्वांटम नंबर पूछा है तो l इज इक्वल टू n-1,
तो डी का SP D012 ये ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जहाँ से जानते हैं कि एल का वैल्यू होता है S के लिए 0, SP के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो D के लिए बोला है एजिमुथल क्वांटम नंबर DZ² ऑर्बिटल, और DZ² का मतलब 3D, उसी के बारे में पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका F। आपका हो गया 2। ठीक है, दूसरा, अब ये भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे बोला फर्स्ट आयनाइजेशन, तो हीलियम का सबसे ज़्यादा होगा, है ना, हीलियम का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये इनर्ट है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा हीलियम का। तो ये ऑप्शन कट ही मैंने जैसे कट किया है। दूसरा चीज़ है, जैसे मैंने बोला हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, ये कंसेप्ट के ऊपर ही पूरा जितने सवाल आप कर रहे हैं वहीं रिपीट हो रहा है बार बार। नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो है, इसका है हाफ फील्ड, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन का देखिए ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन कट गया, तो ज़्यादा हो गया। और बेरिलियम बोरोन का 1:2p1 ये सबसे कम होगा, क्योंकि ये 2s2 पाना चाहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे कम बोरोन का होगा, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था। तो सेम दो कंसेप्ट के ऊपर पूरा चीज़ रिलाई कर रहा है। और जो मैंने एक्सेप्शन बताया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है। दूसरा है 4s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज। अब देखिए, ये आप गलती मत कर दीजिए भाई, यहाँ पे 4s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला है, हाइड्रोजन का 4s ऑर्बिटल कहाँ से आएगा? तो आंसर 0 आएगा। बेसिकली हाइड्रोजन का 2s1 एक ही है, 1s1 एक ही है, तो ये आंसर जो मैंने यहाँ पे किया ऑलरेडी गलती ऐसे मत कर दीजिए कि 4 बोला है, सो m = 2n+1। इस के लिए जैसे l = 0 होता है, तो आप फार्मूला लगा के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए बैठ जाए, पर ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है तो 0 होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 2017 तक ही मैंने लिया है, मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करना है, तो आप नॉट पूछा है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड 22, नाइट N3-22, NCO-22, H3BCN, तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। पर ये OF2 और O3- आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। कुछ नहीं, मैंने खाली इलेक्ट्रॉन काउंट किया, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 × 2 26, ऑक्सीजन का 8 × 3 प्लस एक और इलेक्ट्रॉन +1 25। सो इलेक्ट्रॉन काउंट करके मैंने कर लिया, बस और कुछ करना नहीं है। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपका पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बनता है हर साल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी कितना लग रहा है। ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा पीरियोडिक टेबल से, और एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया है, पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। और क्वेश्चन बहुत बेसिक सा चीज़ें हैं, पर ये क्वेश्चन आप आराम से इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझिए क्या किया मैंने, और इस तरह का क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कराने के लिए। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे चैप्टर को लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से, क्योंकि मैंडेटरी मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसा है जो जहाँ से आप 5, 6, 7, 10 नंबर तक आराम से उठा सकते हैं, तो क्यों छोड़ेंगे आप उस तरह का क्वेश्चंस को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।